లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన తర్వాత అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న రాకేష్ రఫీక్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు. ఆయన గడిచిన 30 ఏళ్లుగా దేశంలో జరిగిన వివిధ రకాల నిరసన ప్రదర్శనలో అలాగే రైతులకు సంబంధించిన సమస్యల్లో కీలక భూమిక పోషించారు. ప్రస్తుతం ఆయన భారత రాష్ట్ర సమితికి మద్దతు పలుకుతున్నారు. రాష్ట్రంలో ఏదైతే రైతు సంక్షేమ పథకాలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో వాటి పట్ల కూడా ఆయన ఆకర్షితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన మనతో పాటుగా ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. राकेश रफीक जी नमस्कार। आप अब तक किस किस आंदोलन में शामिल हुए? देखिए, जयप्रकाश जी के आह्वान पे हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल हुए और कॉलेजों की पढ़ाई छोड़ के उसमें शामिल हुए। उसके बाद जितने भी आंदोलन देश में हुए, अब छोटे आंदोलनों में तो वो जैसे बौद्ध गया में था, एक मठ की मेहनत की ज़मीन बंटनी थी, उसी तरह मुरादाबाद में जो हमारे ज़मींदार थे, राजा परिवार थे, उनके बहुत अत्याचार थे, तो उनके खिलाफ आंदोलन करके उनको मंत्री पद में थी रानी इंदिरा मोनी, उसे हटा दिया, हटना पड़ा मतलब आंदोलन से। तो प्राथमिक शुरुआत ये थी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में आया एक बड़ा किसान आंदोलन जिसे कहते हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन। उस टिकैत के आंदोलन का प्रभाव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। हमारे ज़िले में भी लोग एक्टिव थे, इसलिए हम उसमें शामिल हुए और उसकी जो नेशनल टीम थी, राष्ट्रीय टीम थी, उसमें रहते हुए 3-4 साल उस आंदोलन को चलाया गया पूरी ताकत के साथ। किसान आंदोलन के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, चूँकि हमारी वहाँ अध्ययन चल रहा था, तो वो छोटा मोटा आंदोलन हुआ। उसके बाद देश में जो डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हो रहे थे, उसके खिलाफ देश में एक वातावरण बना था कि डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर ना हो, और उसके लिए एक आंदोलन हुआ जिसे आज़ादी बचाओ आंदोलन कहते हैं, जिसमें राजीव दीक्षित और बनवारी लाल शर्मा और रामधीरज जी लीडर थे। उनके साथ मिलकर उस आंदोलन में भागीदारी करी और ये कोशिश की कि डंकल प्रस्ताव में भारत शामिल ना हो। लेकिन बाबरी मस्जिद की घटना हुई और डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हुए और देश हमारा WTO के चुंगल में फंस गया। उसके बाद हमारे देश में मेधा पाटकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं उनके खिलाफ था, और मूल रूप से वो प्रकृति केंद्रित था कि प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक नदी उसके। तो मेधा पाटकर जी के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमने भागीदारी करी, और यहाँ जो उनका दिल्ली में लास्ट एक बहुत बड़ा अनशन हुआ जिसमें पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई और नरेंद्र मोदी जी उसका विरोध करने के लिए अनशन पे बैठे, उस आंदोलन में हमने भागीदारी की। उसके बाद इस देश में ये आंदोलन आया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसमें शुरू में रामदेव जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहा था, और हमारे जो एक साथी थे स्वामी अग्निवेश जी, वो संयोजक थे उस सारी चीज़ के। अब यही जो कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई गई, ये आंदोलन 2 हिस्सों में शामिल हो गया। एक आंदोलन लोकपाल विरोधी आंदोलन में चला गया जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, और दूसरा रामदेव जी के नेतृत्व में कालाधन वापस लाने की मुहिम में चला गया। तो चूँकि हमारे दोनों से संबंध थे, इसलिए दोनों ही आंदोलनों में हमने भूमिका निभाई, और जो कोर कमेटी थी उस कोर कमेटी में अरविंद के साथ, अन्ना हजारे के साथ हम लोग शामिल हुए। तो रफीक साहब, हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। इमरजेंसी के पीरियड में आप आंदोलन जो चला उनमें शामिल थे। अब बीजेपी का सरकार जो चल रहा है, वो जब का दिन कैसा था, आपका प्रशासन कैसा है खास तौर पे? देखिए, इमरजेंसी का हम लोगों ने विरोध किया। जयप्रकाश जी ऐसे व्यक्ति जो राजनीति से दूर जा चुके थे, राजनीति में आए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करना इस देश की जनता के लिए पहला काम है। और इंदिरा गांधी चूँकि चुनाव हार गई थी, उसमें कोर्ट का निर्णय हो गया था, और देश में एक बड़ा व्यापक युवा आंदोलन आगे बढ़ रहा था, जिसकी दिल्ली में बहुत विशाल 5-6 लाख नौजवानों की रैली हुई। तो इंदिरा गांधी ने उससे डर के इमरजेंसी लगा दी और सारे राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया। तो उसके खिलाफ लोग थे, तो जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया तो हार गई, और इमरजेंसी के विरोध में मुख्य रूप से भूमिका पर्चे बांटने की, लोगों को अवेयर करने की, जेल जाने के लिए जत्थे को तैयार करने की, इस तरह की भूमिकाएं रही।
ये आपकी प्रशासन कैसा है दमन नीति में? ये अब जो है उस समय सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा इनका अंदाज ये है कि जो विरोधी है वो या तो डर जाए है, और नहीं तो उस पर ईडी वीडी लगा के, मतलब थोड़ा मॉडर्न ढंग से कर रहे हैं, उन पे कुछ ना कुछ लगा के उस पर दबाव बना देंगे कि उसकी वॉइस बंद हो जाए, यानी लोकतंत्र का दम घुट जाए। जितने सरकारी अभिकरण हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या सारी चीज़ें, उस पर एक अजीब तरह का नियंत्रण कायम कर दिया गया है। तो स्टेट तो अपने फासिस्टवादी ढंग से आगे बढ़ रही है, और केवल इस यकीन के साथ कि हिंदू मुस्लिम दंगे करा के हम सत्ता में पहुंच जाएंगे दोबारा, वो किसी का भी दमन करने से पीछे नहीं हट रही है। अगर हम लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होते हैं तो वो तभी हो पाएंगे जब हम मोदी की सरकार को हटा दें। और जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, बीजेपी के नेता सारे क्या सद्बुद्धि है, क्या भ्रष्टाचार से दूर है क्या? देखिए, बीजेपी में तो लूट का असीम है, और अडानी अंबानी इनके वो हैं, पूरे देश के बैंक खोखले कर दिए। इस सरकार ने वो काम करा जो रिजर्व बैंक से पैसा निकाल दिया ज़बरदस्ती, दो गवर्नर उनके बदल दिए जिन्होंने मना करी, और ज़बरदस्ती पैसा बुला लिया, पूरे देश के अहित में काम करा। इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया कि साहब हम कोरोना के लिए एक ट्रस्ट बना रहे हैं, वो ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की छवि दिखा के और व्यक्तिगत ट्रस्ट बना लिया, और 100 करोड़ रुपया पूंजीपतियों से ले लिया। पैसा कहाँ गया, इसका क्या हिसाब किताब है? तो ये सत्ता के ऊपर से बेईमानी हो रही है, इतनी ज़बरदस्त, इतना साहस किसी नेता में भारत के अभी तक रहा नहीं कि वो इस तरह खुलेआम बेईमानी कर ले। तो इनका तो चरम है। जब ये कर रहे हैं तो नीचे इनके लोग भी बस पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। जनता को दोहरे भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है, उसको आम आदमी को, या जो भी आदमी बिजनेस करना चाहता है उसको, आरएसएस को भी खुश करना और बीजेपी को भी खुश करना, एक ही पार्टी को नहीं, दो चीज़ों को खुश करना। तो दोनों जगह उसके कमीशन जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के कमीशन तो है ही। इसलिए देश में नीचे का जो आदमी है, जो प्रयास कर रहा है अपनी स्थिति संभालने का, वो बहुत संकट में फंस गया है। तो केंद्र सरकार ने जिन जिन राष्ट्रों में बीजेपी सत्ता में है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहाँ एक तरफ की उसका व्यवहार है, और दूसरे राष्ट्रों में जहाँ बीजेपी नहीं है सत्ता में, वहाँ दूसरी तरह का जो व्यवहार है। इसको जो इनकी सरकारें हैं वहाँ कहीं बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुसलमान को डरा के रखेंगे, और इस आधार पे हिंदू का वोट लेना चाहते हैं कि देखो हमारे में डर गया मुसलमान। और जहाँ दूसरी सरकारें हैं वहाँ ये बड़े बड़े अभियान बना के कोशिश कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में करी, राजस्थान में 2 बार कर चुके, कि हम पैसा खर्च करके इतने एमएलए खरीद लें कि सरकारें गिरा दें, और वहाँ जो है अपनी सरकारें में ढाल दें, जिससे 2024 में हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस देश की कुछ हस्ती इस तरह की है कि इसमें चीज़ों को मिटाया नहीं जा सकता, इसमें कोई फासिस्ट सरकार टिक नहीं सकती। हम विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहने की परंपरा में चलते हैं, और उसको मिटाने की कोई भी कोशिश कामयाब आज तक नहीं हुई है, और इनकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुई है। जो संविधान ने राज्य सरकार को जो राइट्स दिए हैं, उसको भी आज केंद्र सरकार ने वायलेट कर रहे हैं। राज्यों के विषयों में केंद्र सरकार दखल दे रहे हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बन गई है, इसका मतलब जनता हमें चाहती है, तो सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दो और उसमें हमारी सरकार बन जाए। ये गलत काम जनता पार्टी ने भी करा, उसके बाद आके कांग्रेस ने भी करा, और 57-58 से ही शुरू हो गया था जब केरल में सरकार इन्होंने गिरा दी थी। तो केंद्र सरकार द्वारा ये इरादे या मंसूबे जो हैं वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को और भारत के संघवाद को, फेडरलिज्म को, जिसे हम संविधान में लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, उसको नष्ट करने के प्रयास हैं। तो कांग्रेस के बारे में आपका विचारधारा क्या है? कांग्रेस क्या सर्वाइव कर सकती है? आज की स्थिति देखें तो कांग्रेस थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेटस में है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस में कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस के को भी बीजेपी ने अंदर से इतना हाईजैक कर लिया। G23 ग्रुप क्या है? G23 ग्रुप तो कांग्रेस को ही नष्ट कर रहा है कांग्रेस के अंदर बैठ के। तो बीजेपी तो इतने ये शातिर लोग हैं कि हर पार्टी को उसके अंदर से नष्ट करने की पूरी योजना इनके पास है। गुलाम नबी आज़ाद इनके हो गए अब आज, इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद। तो कांग्रेस के अंदर जो तमाम पुराने नेता हैं वो बीजेपी द्वारा मैनेज हो रहे हैं। इसमें अब राहुल गांधी
जिस तरह से उतरे हैं तो हो सकता है कुछ सकारात्मक ताकत पैदा हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता इसको, क्योंकि किसी बड़ी शख्सियत के आने पे जो भीड़ इकट्ठी होती है वो उसका वोट बैंक नहीं होती है। तो ऐसा माहौल में अब एक नया राजनीति का शक्ति आने का आशंका कुछ है, पॉसिबिलिटी है, कुछ वैक्यूम इज देयर? देश में महात्मा गांधी जो हमारे देश की जनता के आवाज़ थे, उन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन्हीं के बल पे इन सब लोगों को सत्ता मिली। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बाद में ये बात कही थी साफ साफ कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री किसान बन जाए तो इस देश का भला होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये मैसेज, ये संदेश देता है कि अगर इस देश में कोई पार्टी किसानों की पार्टी हो और किसानों के हित में आवाज़ उठाए, तब उस देश में परिवर्तन की एक लहर बन सकती है कि अब की बार किसानों का राज। तो हमें ये संभावना तेलंगाना से नज़र आ रही है, और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो देश के किसान आंदोलन के लोग इस बात में शामिल होंगे। राकेश साहब, आप तेलंगाना गए हुए हैं, वहाँ का विकास के बारे में थोड़े शब्द बोलिए। कैसा विकास आप देखा वहाँ पे? तो हमें ये देख के आश्चर्य हुआ कि किसानों को 24 घंटे बिजली फ्री दी जा रही है, और किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, और अनकंडीशनल है। जब उनका बीज आया, वो बीज लेंगे या खाद लेंगे या क्या लेंगे, इसमें वो बंधे हुए नहीं हैं। तो एक तरह से सरकारी मशीनरी से सीधे बैंक में पैसा उनका आता है, तो सरकारी मशीनरी की लूट से किसान बच जाता है, और बिजली उसे फ्री मिल जाती है। फिर हम डैम देखने गए, इतना शानदार डैम बनाया गया कि हिंदुस्तान में किसी ने सोचा ही नहीं कि ज़मीन से पानी ऊपर अपलिफ्टिंग करके ऊपर पहुंचा दिया जाए, और वहां से जहां भी पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया जाए। तो ये जो शानदार काम हुए हैं, इनके बारे में हम अवगत नहीं थे। फिर हमने वहाँ दलितों के बारे में भी एक योजना देखी, जिसमें बहुत से दलितों को 10 लाख रुपये अनकंडीशनल दिया गया है, और उसमें इतनी छूट है कि वो 4 आदमी मिलके भी अपने 10-10 लाख में लाके 40 लाख से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी से मुक्त समाज को गठन करने का प्रयास हो रहा है। तो यही वास्तव में गांधी के सपने को पूरा करने का प्रयास है। जो तेलंगाना राज्य का चीफ मिनिस्टर केसीआर है, के चंद्रशेखर राव, इन्हों जो केंद्र सरकार ने बिजली के शासन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आगे आ रहे हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, बिजली की स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसे हम खुद एक उपभोक्ता के रूप में देखते हैं, तो हम आज से 15-20 साल पहले बिजली आराम से चलाते थे अपने घर पे। उसके बाद कंपनी आ गई, नए नए मीटर लग गए, वो मीटर तेज़ चलते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तेज़ चलेंगे तो तेज़ ही चलेंगे। फिर बिजली का बिलों का संकट है, किसी पे कोई भी बिल आ रहा है और सुधार कराने जाए सुनेंगे नहीं। दूसरी ओर, पहले उपभोक्ता को परेशान इस रूप में नहीं किया जा सकता था कि उसने पैसा नहीं दिया उसे बंद करा देंगे, उसका मीटर काट दिया तो ठीक है, बिजली नहीं देंगे। अब तो ऐसे कानून आ रहे हैं कि पैसा नहीं दिया है तो मीटर काटना तो अलग, वो पुलिस में रिपोर्ट हो सकती है, पुलिस जाके आपको अरेस्ट कर सकती है। तो अभी तो एक जुल्म की नई दास्तान बिजली विभाग द्वारा इस देश में लिखी जा रही है, और हमारे किसान और सारे लोग बहुत त्रस्त हैं इस बात से। उस समय में सरकार उस बिजली की मल्टीनेशनल कंपनियों को और आगे दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उन्हें कह रही है और लूट लो हिंदुस्तान को। तो अगर केसीआर उसकी खिलाफत कर रहे हैं तो वो इस देश के किसान की आवाज़ है, और उस आवाज़ से उन्हें ताकत मिलेगी। राकेश जी, केसीआर जी ने भारत राष्ट्र समिति BRS बोल के एक पार्टी लाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, तेलंगाना में जहाँ तक देखा है वो एक सकारात्मक बातें देखी हैं, लेकिन BRS का जब कॉन्स्टिट्यूशन सामने आएगा और उसकी घोषणा सामने आएगी, और अगर वो किसान राजनीति की ओर आगे बढ़ती है, तो हम समझते हैं कि हम लोग तो गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, और गांधीयन आइडियोलॉजी इस देश के गांव की आइडियोलॉजी है, और उसमें किसान की बात है। तो अगर वो इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उसमें पूरा मदद करेंगे, जुड़ेंगे। तो किसानों के मुद्दा लेके आप ये चाह रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल देश में आना चाहिए? जितना अभी तक तेलंगाना में हुआ है उतना तो पूरे देश में हो, कोई इतना तो करे। तो क्या लाना चाह रहे हैं आप? देश में क्या क्या आना चाहिए? किसान के बारे में समझो, सामान्य जनों के लिए समझो, अब क्या क्या लाना चाहिए? देखिए, लाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम किसान पे सेंटर होकर अगर बात करें, पूरी दुनिया में जो ये पूंजीवादी समाज का गठन हो रहा है, तो जो देश राष्ट्रवादी हैं वो जानते हैं कि इस पूंजीवाद की दौड़ में किसान को टिकाना पड़ेगा। इस पूंजीवाद की उद्योगपतियों से किसान का कोई कंपटीशन नहीं है, तो अपने किसान को बचाना पड़ेगा। और बचाने में कई देश यहाँ तक चले गए हैं कि वो अपने किसान को सारा खर्च दे देते हैं।
तो सारा खर्च यानी मेहनत तक का खर्च दे देते हैं। तो उसके पास केवल इतना ही है कि फसल को उगाए, सुरक्षित रखे और फसल से जो आमदनी हो उसका शुद्ध मुनाफा हो, जितने की फसल बिके, यहाँ तक तेज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश में नेशनलिज्म है नहीं और पूंजीपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की तो ऐसी बन गई है कि सारी ज़मीन को अडानी छीन लेना चाहते हैं। तो अडानी जब पूरे देश की ज़मीन को छीन लेना चाहते हैं तो भैया किसानों को तो अपनी अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो भूमि अधिग्रहण के जो इसने नरेंद्र मोदी ने आने के साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून, जो हम लोगों की लड़ाई से सेज के खिलाफ मनमोहन सिंह ने एक अच्छा कानून बना दिया था कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो ये तो उसको ही ख़त्म करने में लगे पड़े। अच्छा कानून है, उसे समाप्त करना चाहते थे, समाप्त नहीं कर पाए, इसलिए 3 काले कानून लाके दूसरे तरीके से किसानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और वो भी जब विरोध हो गया तो अब तीसरा तरीका ये है कि अडानी की कंपनी ने स्टेट बैंक से कोलैबोरेट करके सीधे लोन बांटेगी और लोन किसान नहीं दे पाएंगे तो किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर लेगी। अनाज भंडारण गृह अडानी ने बना दिए हैं, सारा अनाज खरीद के अपने भंडारण कर लेगी और फिर हम लोग भूखे होके मांगेंगे कि भैया सरकार हमें अनाज दे दे। तो काले कानून के खिलाफ जब किसानों ने लड़ रहे थे, वो लड़ाई में 750 लोग शहीद हो गए। उन शहीदों को केसीआर ने मुआवजा दिए। कई राज्यों में ऐसा हुआ, कोई भी आगे नहीं आया, केंद्र सरकार भी कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा कदम था और सारे किसान आंदोलन में चिंतन चला इसमें कि भाई हमारी सरकारें, जो हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा शहीद हुए, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हुए, कि हमारी प्रांत की सरकारें हमारे किसान के बारे में उतनी बात नहीं सोच रही। तो एक उस प्रांत के जिसके लोग आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए थे ज़्यादा, कुछ लोग आए होंगे देखने दाखने, उस प्रांत के मुख्यमंत्री ने हमारे किसानों की सुध ली। इस बात को हमारे किसानों ने बहुत पॉजिटिवली लिया और उसी से उन किसानों का ध्यान इस ओर गया कि इस देश में कोई किसान हितैषी मुख्यमंत्री भी है। ఇది రాకేష్ రఫీక్ గారు మనతో పాటుగా షేర్ చేస్తున్న సమాచారం. మొత్తం మీద చూసుకుంటే కనుక గాంధీ కలలు కన్నా స్వరాజ్యం రావాల్సిన అవసరం ఉంది, గ్రామ స్వరాజ్యం రావాల్సిన అవసరం ఉంది, రైతుల శ్రేయోభిలాషి దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైతే తెలంగాణలో విధానాలను అవలంబిస్తున్నారో, రైతు సంక్షేమాన్ని అవలంబిస్తున్నారో, అదే మోడల్తో దేశంలో రాజకీయాల్లోకి వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పేసి ఆయన ప్రకటిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ లింగారెడ్డి శ్యామలతో సూరజ్ కుమార్, న్యూఢిల్లీ.